हेलो एवरीवन, आज हम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर सीखेंगे। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 7th बुक। हमारे हार्डवेयर टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। इस वाले चैप्टर में हम इंटरनल हार्डवेयर डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इंटरनल मीन जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसको हम इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर आर द पार्ट्स विच वी कैन टच एंड सी, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर बोलते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इंटरनल हार्डवेयर का डेफिनेशन पढ़ते हैं। The hardware components that are present inside a CPU or installed within a computer are called internal hardware. So जो भी हमारा CPU के अंदर इंस्टॉल्ड रहता है पहले से, अगर आप CPU को खोलेंगे तो आप उसको देख पाएंगे, टच कर पाएंगे, तो उसको हम इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। इंटरनल माने अंदर। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है कंप्यूटर मेमोरी। तीसरा है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS जिसे बोलते हैं, मदरबोर्ड, कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड मॉडेम। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। वैसे ही जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसको देता है और हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। तो जितना भी सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में रन करेंगे वो सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा और फिर हमको रिजल्ट देगा। इट इज़ मेनली इंटीग्रेटेड विद माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट। सो इसके अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट रहता है। द माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट है उसमें दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम ALU और CU भी बोलते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंक्लूड्स मेनली 3 पार्ट्स दैट रेगुलेट द एंटायर सिस्टम। तो हमारा जो पूरा CPU है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो पूरे हमारे कंप्यूटर को चलाता है। सबसे पहले ALU, दूसरा CU, तीसरा MU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो बेसिकली हमारा मैथ्स वाली कैलकुलेशन से डील करता है। कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। आगे देखते हैं। Like in a human body, the brain takes all the decisions and thus we are able to perform task or action. Similarly, in a computer system, all the decisions are taken by the central processing unit. That is why CPU is also called the brain of the computer. तो यहाँ भी लिखा है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारे ब्रेन सारे के सारे डिसीजंस लेता है और तभी हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है और हम कोई भी काम, किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी जो डिसीजन होते हैं वो CPU लेता है, इसीलिए उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसा हमने पीछे जाना, कंप्यूटर पार्ट हमारा CPU, कंप्यूटर का जो CPU है वो 3 पार्ट्स में, 1 to 3। जैसा हमने पीछे जाना, CPU हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ALU, प्राइमरी मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। इसको मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में बताया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड इधर से डेटा इनपुट हुआ, फिर वो प्रोसेस होता है CPU में और हमको आउटपुट मिलता है, फिर वो मेमोरी में सेव हो जाता है। द वर्किंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द CPU इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब इन तीनों की वर्किंग समझाई गई है। सबसे पहले है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस थ्रू दिस यूनिट। तो जितने भी मैथ्स के आपके क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स के सम्स हो गए, अर्थमेटिक और कोई भी लॉजिक लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी इस टाइप की चीज़ें हैं वो ALU वाला पार्ट संभालता है। एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन इंक्लूड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑल टाइप ऑफ कंपैरिजन। तो जब भी कंपैरिजन करना है या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो ALU पार्ट करेगा, काम करेगा। फिर है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विद द पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स मीन्स जो हम कंप्यूटर में बाहर से एक्स्ट्रा डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, अलग से जो हमने डिवाइस कनेक्ट करी हैं वो पेरीफेरल्स में आ जाती हैं। इट रिट्रीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड सेंड्स द कमांड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारी बाहर से जो भी है वो कमांड्स को, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को लेगा, फिर वो पूरे इस कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजेगा। तो बेसिकली जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं तो वैसे ही कंट्रोल यूनिट पूरा का पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, हर पार्ट को वो कंट्रोल करता है। फिर है मेमोरी यूनिट, जहाँ पे डेटा को सेव कर लेते हैं। The data and instruction which are entered into a computer system through input units have to be stored inside the computer.
बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। सो जो आपका डेटा इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले आपको उसको कंप्यूटर के अंदर रखना पड़ेगा जहाँ पे वो सेव होगा, उसके बाद ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। सो वी कैन से इट इज़ द मेमोरी यूनिट विच इज़ डिज़ाइन टू केटर ऑल दीज नीड्स। सो यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें पूरी होती है जो कि मेमोरी यूनिट में होता है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट्स। सो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाएगा डेटा, सारी इंस्ट्रक्शन भी वहीं सेव की जाएगी। जो आपका बीच का रिजल्ट है, पूरा प्रोसेसिंग और फाइनल रिजल्ट सब कुछ यहाँ पर सेव होता है। तो जो आपके मेन फंक्शंस हो गए CPU के वो ये हो गए हैं। फर्स्ट इज़ इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी विच कैन बी एक्सेस्ड फॉर प्रोसेसिंग। सो ये सारा का सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है जिससे आगे आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इट प्रोसेस डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। जो अभी आपने इसमें लिखा है उसको वो आंसर निकाल कर देगा, आपको मीनिंगफुल रिजल्ट देगा। इट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग द ऑपरेशंस ऑफ द पेरिफेरल्स। तो जितने भी डिवाइसेस हैं, जो भी आप अपना ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे हैं, सबका रिजल्ट आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ पर देखिए नॉलेज कॉर्नर में बाइट, जो आपका कंप्यूटर है जब उसमें कुछ भी सेव करता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट होती है, बाइट में वो स्टोर करता है। बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स। जैसे आप जानते हैं बाइनरी डिजिट्स दो होती हैं, 0 एंड 1। सो एक बाइट के अंदर आपकी 8 बिट्स होते हैं। वी कैन से 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ए बिट क्या होता है? बिट मीन्स अ बाइनरी डिजिट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इधर 0 और 1। जैसा भी हमने आपको बोला है कि बिट में 0 होता है या फिर 1 होता है। एक निबल होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड 1 निबल। सो 4 बिट्स मिलके 1 निबल बनाते हैं और 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं। तो ये बेसिकली स्टोरेज का है हमारा। आगे कंप्यूटर मेमोरी समझते हैं। सो मेमोरी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जैसा आप समझ चुके हैं, मेमोरी में जहाँ भी आपके बेसिक डेटा और इंस्ट्रक्शन को वो वहाँ पे सेव करके रखता है। तो 2 टाइप्स की हमारी मेमोरी है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर 2 चीज़ आ जाती है, रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी जो आप बाहर से एक्सटर्नल कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा। और जब जो अभी आपने पीछे बाइट जाना बिट जाना, यहाँ पर उसका चार्ट भी दिया गया है। इधर से अगर हम पढ़ें 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। फिर यहाँ पे देखिए सारे में 1024 हमको लिखना होता है। एंड ये जो आपका इधर है उससे बड़ा वाला यूनिट यहाँ आ जाएगा, लाइक ये वाला बाइट यहाँ आ गया। सो 1 KB के अंदर होते हैं 1024 बाइट्स। फिर ये KB इधर आ जाएगा, KB से बड़ा MB। फिर ये वाला देखिए MB इधर आ गया तो MB से बड़ा GB। फिर ये GB इधर आ गया, GB से बड़ा TB। ऐसे ही TB इधर आ गया तो PB, PB से बड़ा EB, EB से बड़ा ZB। तो हम ऐसे इसको पढ़ सकते हैं 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट। तो ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए सबसे छोटा बाइट है, फिर किलोबाइट उससे बड़ा, मेगाबाइट उससे बड़ा, गीगाबाइट उससे बड़ा, टेराबाइट उससे बड़ा, पेटाबाइट उससे बड़ा, एक्साबाइट, जेटाबाइट। और हर बार ये वाला जो इधर है ये इधर आ जाता है। इसके बाद अब हम इन मेमोरीज को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देखिए क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सो जो कंप्यूटर की मेमोरी मेन है अंदर रहती है उसके, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। बाकी जो हम एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी होती है। दिस कंप्यूटर मेमोरी इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। तो CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। इट हैज़ अ फास्टर एक्सेस टाइम एंड अ स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द सिस्टम। अगर सेकेंडरी से इसको कंपेयर करें तो ये फास्ट होती है, जल्दी प्रोसेस करती है और इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी कम लगता है। इट इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ मेमोरी सच एस प्रोसेसर, कैचे एंड सिस्टम। तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। हाउएवर इन मोस्ट केसेस प्राइमरी मेमोरी रेफर्स टू सिस्टम रैम। तो ज़्यादातर प्राइमरी मेमोरी को सिस्टम रैम को बोला जाता है। रैम होता क्या है? रैम का फुल फॉर्म सबसे पहले तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is a form of computer memory where the operating system, application, program and data in करंट यूज़ आर स्टोर्ड। जो भी आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आपने करंटली रन कर रखा है तो वो उसकी जो वो मेमोरी रैम में जाके सेव होता है। दीज प्रोग्राम कैन बी क्विकली एक्सेस्ड बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। बिकॉज रैम में सेव है, मेन मेमोरी में सेव है, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको बहुत ईजिली एक्सेस कर पाता है। इट इज़ स्मॉलर देन दी हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क से छोटा होता है, बोथ इन फिजिकल साइज एंड दी अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। देखने में भी छोटा होता है एंड इसका स्टोरेज भी इससे कम होता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम कैन बी इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, लेकिन हम उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं एक्सटर्नली। रैम इज़ मच फास्टर इन रीडिंग एंड राइटिंग डेटा अदर देन अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। अगर औरों के कंपैरिजन में करें तो रैम थोड़ा सा रीडिंग और राइटिंग में फास्ट होता है। विज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इनके कंपैरिजन में रैम फास्ट होता है। हाउएवर द डेटा इन रैम स्टेज टिल द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज ऑन। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक इसमें आपका डेटा सेव रहता है।
When you turn off the computer, the data information stored in it is lost. जैसे आप उसको टर्न ऑफ करते हैं तो जो भी रैम में सेव किया था वो लॉस्ट हो जाता है, तो वो सिर्फ ओपन जब तक रहता है तभी तक उसमें सेव रहता है. When you turn on your computer again, the operating system and other files are loaded into RAM. तो जब आप कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करते हैं तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है अगर आपके पास, तो वो और जितनी भी अदर फाइल्स हैं उसको ओपन होने के लिए वो रैम में सबसे पहले लोड होती हैं. एंड द सिस्टम गेट्स रेडी फॉर द यूज़र, और आपका सिस्टम आपके काम करने के लिए रेडी हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोला जाता है? बिकॉज द डेटा कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम एनी स्टोरेज लोकेशन. किसी भी लोकेशन से आप इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो. इसके बाद सेकंड है रोम. ROM, read only memory. ROM is the memory on which previously stored data can be read but data cannot be written on it. इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. The programs stored are not erased when the computer is switched off. अगर आप इसको स्विच ऑफ भी कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, तो भी आपका प्रोग्राम उसमें सेव रहेगा. Thus it is also called नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल भी बोला जाता है, जबकि रैम को वोलेटाइल भी बोला जाता है. इट मेनली कंटेन्स बायोस. रोम में बायोस होता है. बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेटअप एंड POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. सो ये सारी चीज़ें रोम के अंदर होती हैं. दिस टाइप ऑफ मेमोरी लेट्स यू स्टोर द डेटा नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर. तो जो भी डेटा आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो इसके अंदर रहता है. इंडीड दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क सिंस द डिस्क पैरामीटर्स वाइटल फॉर इट्स इनिशियलाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ द डेटा एसेंशियल फॉर बूटिंग. हम इसकी इन्फॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में सेव नहीं कर सकते बिकॉज बूटिंग के लिए हमको नेसेसरी चाहिए. इसके बाद रैम रोम का डिफरेंस देखिए. सो आप जान चुके हैं रैम डेटा और इंस्ट्रक्शन कैन बी रेंडमली रीड एज वेल एज रिटन. सो रीड एंड राइट दोनों हो सकता है, एंड इसमें सिर्फ रीड हो सकता है, नॉट राइट. एंड रैम में कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो लूज़ हो जाएगी, जैसे आप पावर ऑफ करते हैं यहाँ पर सेव रहेगी. इसके बाद आपका नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी आप टू टाइप्स का रैम रोम समझ चुके हैं. रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है. अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? द सेकेंडरी मेमोरी इज़ द यूनिट वेयर डेटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. जहाँ पे आप उसको फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं, और आप इसको एक्सटर्नली कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ अ हायर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन, जो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी उसके कंपैरिजन में इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहता है. दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी हमने जाना जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं. सो ये पेरिफेरल डिवाइसेस है कंप्यूटर सिस्टम के यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन. स्टोर मीन सेव करना, रिट्राइवल जब कुछ ज़रूरत पड़े उसको वापस से यूज़ कर लेना, रिट्राइव कर लेना. Once the data or instruction are stored in the unit, it remains even if the computer is switched off. एक बार जो आप इसमें सेव कर देते तो कंप्यूटर अगर ऑफ भी कर दिया तो भी ये रहेगा. That is why the secondary memory units are also called secondary storage devices. इनको secondary storage devices भी बोला जाता है. इनके different types देखिए. हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल दिया गया है, such as floppy disk, magnetic tape, magnetic drum, etc. are ऑब्सोलेट इन प्रेजेंट डेज. तो आजकल इन सब का तो कम ही यूज़ होता है, पहले ज़्यादा होता था. सबसे पहले हार्ड डिस्क को यहाँ पर देखिए डिस्कस किया गया है. हार्ड डिस्क, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, रिलायबल एंड पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सो ये बिल्कुल ही यूज़फुल है, रिलायबल मतलब ईजी टू यूज़ है, और बहुत ही पॉपुलर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सर्कुलर मेटेलिक प्लेट्स. सो आपकी सर्कुलर प्लेट्स होती है, मेटल की प्लेट्स होती हैं, और उनके ऊपर कोटिंग होती है आयरन ऑक्साइड की. दीज प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं आपकी सर्कल वाली डिस्क जिन्हें बोल रहे हैं, आर माउंटेड ऑन अ कॉमन स्पिंडल. एक हैंडल एक स्पिंडल पे होती हैं, ये एक ही स्पिंडल पे सारी की सारी प्लेट्स रहती हैं, विच इज़ रोटेटेड एट अ हाई स्पीड. और उसको बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट. तो एक मिनट में 3600 बार ये जो आपके सर्कल, ये जो गोले हैं, ये घूम जाते हैं. The data is recorded on the disk through the read-write head which resembles a record player. तो इसमें डेटा भी रिकॉर्ड होता रहता है रीड राइट हेड के द्वारा, जो कि एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह नज़र आता है. ये देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रखा है. द इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द CPU इज़ रिकॉर्डेड डिजिटली. सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन CPU से आएगी इसको डिजिटली मीन 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा डिस्क सर्फेस पे थ्रू रीड राइट हेड के द्वारा. ऑन द अदर हैंड, the information is also retrieved digitally from the disk through the read-write head to the computer system for further processing. फिर read-write head से कंप्यूटर सिस्टम में आगे की ओर जाएगा आगे की प्रोसेसिंग के लिए. स्टोरेज कैपेसिटी
हार्ड डिस्क की 1 टेराबाइट हो सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो काफ़ी बड़ी इसकी मेमोरी है जिसको हम 1024 GB भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, एन ऑप्टिकल डिस्क रेफर्स टू अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो ये भी पोर्टेबल है, आप इसको बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। द वर्ड ऑप्टिकल मीन स्टोरिंग डेटा डिजिटली, ऑप्टिकल अगेन जिसमें आपने डेटा को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। दैट यूजेज लो पावर्ड लेज़र बीम्स, इसमें क्या होता है, लो पावर की लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ लेज़र हेड माउंटेड ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के ऊपर लेज़र हेड होता है टू रीड एंड राइट डेटा, जिसकी मदद से डेटा को रीड राइट किया जाता है। इट कैन स्टोर कंपैरेटिवली मोर डेटा दैन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड ऑल्सो विद अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, तो पहले से अगर कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा चलती हैं। फर्दर इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, तो 2 टाइप्स की ऑप्टिकल डिस्क होती है हमारी, CD एंड DVD, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मीन्स डिजिटल वर्सटाइल या फिर वीडियो डिस्क। एंड हाँ, अगर हमको CD एंड DVD को अपना पहचानना है, अगर हाथ में आपके दी गई हैं CD और DVD, तो आप कैसे पहचानेंगे, आप उसको नीचे से देखेंगे, अगर बिल्कुल प्लेन नीचे से ग्रेइश सा नज़र आ रहा है तो वो CD होती है, एंड अगर आप उसको घुमाएंगे रेनबो कलर 7 के 7 नज़र आ रहा है तो वो DVD होती है। ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। इसके बाद ये प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस फिर से बताया गया है कि प्राइमरी मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी को आप बाहर से कनेक्ट करते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में जैसे आप अपना डेटा इंस्ट्रक्शन गेट इरेज एज सून एज द कंप्यूटर स्विच ऑफ, जैसे स्विच ऑफ किया आपका डेटा इरेज हो जाता है, बल्कि सेकेंडरी में आपका डेटा रहता है। इसके बाद है SMPS। SMPS क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका डायग्राम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये CPU के अंदर रहता है। SMPS इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द बैक ऑफ अ कंप्यूटर्स कैबिनेट, सो कंप्यूटर की कैबिनेट के अंदर CPU के अंदर ये रहता है पीछे की साइड पे। इट इज़ अ पावर सप्लाई बॉक्स दैट प्रोवाइड रेगुलेटेड पावर टू द कंप्यूटर सिस्टम, सो हम कह सकते हैं इससे कंप्यूटर को ऑन होने के लिए पावर मिलती है। The main advantage of SMPS is that it activates the working of a computer minimum power loss. So minimum power loss के साथ ये कंप्यूटर को ऑन रखता है। फिर है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का डायग्राम यहाँ पर है नीचे। मदरबोर्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मेन सर्किट बोर्ड, इसको मेन सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है, जिसमें सब कुछ कनेक्टेड है, बेस बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड कंप्यूटर्स कैबिनेट, इसको भी CPU के अंदर रखा जाता है। इट इज़ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स प्रोसेसर इंटीग्रेटेड चिप्स, तो इसके अंदर प्रोसेसर है, IC है, इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, मेमोरी डिवाइसेस और सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके इसके अंदर रहते हैं। मदरबोर्ड अलाउज द पावर एलोकेशन टू द CPU, यही इसको पावर एलोकेशन देता है CPU को, जिसकी वजह से पावर ऑन होती है। रैम देता है स्टोरेज के लिए एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। फिर है कम्युनिकेशन पोर्ट्स, दे आर द कनेक्टिंग नोड्स यूज टू कनेक्ट द पेरिफेरल डिवाइसेज विद द प्रोसेसर। सो बाहर से जो भी पेरिफेरल डिवाइस जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं उसको हम अपने CPU में कैसे जोड़ेंगे, वो हम कम्युनिकेशन पोर्ट्स के थ्रू जोड़ते हैं। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एक्सटर्नल डिवाइस एंड द CPU, सो बाहर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस और CPU को जोड़ने के लिए एक ब्रिज, एक पुल की तरह से काम करता है फॉर डेटा कम्युनिकेशन। अलग अलग तरीके के पोर्ट्स होते हैं, जिसको हम USB पोर्ट वगैरह होते हैं ना, वैसे ही सबसे पहले आपका सीरियल पोर्ट होता है, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा USB। सबसे पहले हम सीरियल पोर्ट पढ़ते हैं। सीरियल पोर्ट इज़ यूज टू सप्लाई डेटा सीरियली, जब आपको डेटा को सीरियली देना है, सीरियल दैट इज़ बिट बाय बिट, एक एक बिट करके देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इट यूजेज अ सिंगल वायर फॉर कम्युनिकेशन, और ये सिंगल वायर का यूज़ करता है। इफ़ एन 8 बिट पैटर्न ऑफ बिट्स और अ बाइट इज़ टू बी ट्रांसफर, अगर 8 बिट को ट्रांसफ़र करना है देन इट डज इट इन 8 ट्राइज, तो 8 बार वो चलेगा। दिस पोर्ट टेक्स मच टाइम टू ट्रांसफ़र डेटा, सो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, बिकॉज इट टेक्स 8 टाइम्स लॉन्गर टू ट्रांसफ़र अ बाइट, सो एक बाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए 8 टाइम्स चलेगा, वन बिट करके 8 बार चलेगा। सीरियल पोर्ट्स आर यूजुअली अवेलेबल विद 9 पिन्स, सो सीरियल पोर्ट में या तो 9 पिन्स होते हैं या फिर 24 पिन्स होते हैं। सो इससे हम अपने माउस और मॉडेम एक्सेट्रा को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिखाया गया है। यहाँ नेक्स्ट है आपका पैरेलल पोर्ट। दिस टाइप ऑफ पोर्ट इज अवेलेबल विद द 24 पिन्स फीमेल कनेक्टर्स, इसको इस 24 पिन्स फीमेल कनेक्टर बोला गया है, एंड इज कैपेबल टू ट्रांसमिट 8 बिट सिग्नल्स एट अ टाइम। वहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल में 1 करके करता था, 8 बिट सिग्नल्स को एक बार में ही कर देता है ट्रांसफर। दैट इज द बिट ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, सो पैरेलली एक के साथ एक वो ट्रैवल करते रहते हैं, उसमें 1 करते थे, इसमें 1 एक साथ पैरेलली करते हैं। द ट्रांसफर रेट इज़ 8 टाइम्स फास्टर, इस वजह से 8 टाइम्स फास्टर ट्रांसफर आपका हो जाता है। इससे आप CD राइटर, स्कैनर्स, प्रिंटर, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। थर्ड है USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे इसका डायग्राम देखिए। दिस पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू कनेक्ट प्रिंटर्स कनेक्ट करने के लिए, प्लॉटर्स, माउस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरास एक्सेट्रा, सब कुछ ज़्यादातर USB से कनेक्ट हो जाता है विद अ सिंगल प्लग अरेंजमेंट। सिंगल प्लग होता है और इसमें कोई पिन्स नहीं होते हैं,
सो डायरेक्टली आप इसका कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडम। नो दैट अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो आप जान चुके हैं कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल मतलब 0 और 1 की फॉर्म को ही एक्सेप्ट करता है अलग अलग सोर्सेज से जब वो आते हैं। इफ द इनकमिंग सिग्नल इज एन एनालॉग सिग्नल, अगर जो इनकमिंग सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल है, देन वी नीड एन इंटरमीडिएट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। सो एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, उसको मॉडम कहते हैं। Thus, a modem is a device that modulates outgoing digital signal from a computer or other digital devices to analog सिग्नल। सो मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जो कि मॉड्यूलेट करती है, उसको कंट्रोल करके रखती है आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल्स को और अदर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है और डीमॉड्यूलेट करती है इनकमिंग सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनालॉग सिग्नल है और एनालॉग सिग्नल से वेव फॉर्म में चल रहे हैं, डिजिटल 0 1 की फॉर्म में चल रहे हैं। एंड एनालॉग सिग्नल इज अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल टू रिप्रेजेंट एन इन्फॉर्मेशन। सो कॉन्टिन्यूसली एनालॉग चलते रहते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस कर्व। सो आप देख सकते हैं स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस कर्व टाइप में चल रहे हैं। These signals are commonly used in communication system that convey voice, data, image, etc. So communication system में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, आप देखिए 0 1 ऐसे करके ऊपर नीचे चल रहा है। रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर। 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ सिग्नल, 0 मतलब कोई सिग्नल नहीं है उस वक्त, 1 मीन्स सिग्नल इस टाइम प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ मॉडम, और मॉडम भी के भी टाइप है। सबसे पहले देखिए इंटरनल मॉडम। इंटरनल मॉडम इज अटैच टू द इंटरनल स्लॉट ऑफ द मदरबोर्ड। इंटरनल नाम से पता चल रहा है, इंटरनल माने अंदर। सो मदरबोर्ड के अंदर ये अटैच्ड रहता है। दीज मॉडम आर कैटेगराइज्ड एट फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, फिर फुल डुप्लेक्स हो सकता है, जिसको हम फैक्स और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। दे कैन ऑल्सो भी यूज फॉर डेटा एंड वॉइस कम्युनिकेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डायग्राम हम देख सकते हैं। Half duplex mode is a two-way directional communication where the sender can send and receive the data at a time, one at a time. जो हाफ डुप्लेक्स होते हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में क्या अंतर है? हाफ डुप्लेक्स में जो आपका डेटा है एक बार अगर सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर नहीं भेज पाएगा। जब इसका फिनिश हो जाएगा उसके बाद रिसीवर सेंड करेगा। सो इतने ये सेंड कर रहे हैं इनको रुकना पड़ेगा, एंड इतने ये सेंड कर रहे हैं इतना इनको रुकना पड़ेगा। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स है उसमें दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ, अगर इधर से डेटा भेज रहे हैं तो इधर से भी डेटा उसी टाइम पे भेज सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। सेकंड है एक्सटर्नल मॉडम। एक्सटर्नल माने बाहर, नाम से पता चल रहा है जो बाहर से कनेक्टेड है। एक्सटर्नल मॉडम इज अ स्मॉल बॉक्स कनेक्टेड टू द कम्युनिकेशन पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो भी हमने पोर्ट्स पढ़े हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, उसके जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इट वर्क सिमिलरली टू द इंटरनल मॉडम। इंटरनल मॉडम की तरीके से ही काम करते हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये बाहर से कनेक्टेड है। ये देखिए डायग्राम, बाहर से आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं। थर्ड इज यूएसबी मॉडम। द टर्म यूएसबी मॉडम रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ डेटा, फैक्स, वॉइस मॉडम डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग द यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी मॉडम एक ऐसा डिवाइस है, मॉडम डिवाइस, जिसको आप यूएसबी पोर्ट के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम दिखा रखा है, पेन ड्राइव की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। द टर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पोर्टेबल डिवाइस दैट लुक सिमिलर टू अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव बट इज स्मॉलर इन साइज। तो यहाँ भी लिखा है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब कि पेन ड्राइव की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा सा साइज में छोटा रहता है। दीज स्मॉल पोर्टेबल यूएसबी मॉडम डू नॉट रिक्वायर पावर। इनको पावर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं सीपीयू में। यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इससे पहले का पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और भी इसमें वीडियोज़ अपलोडेड हैं, और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम उससे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।